किसी भी देश की प्रगति उस देश के अर्थ पर निर्भर करती है। और देश की ही प्रगति नहीं, व्यक्ति की प्रगति भी अर्थ पर ही निर्भर करती है। अर्थ का विस्तार होते ही व्यक्ति की गरिमा में इजाफा होता है। अर्थ का विस्तार होते ही राष्ट्र की गरिमा में विस्तार होता है। अर्थ से ही उस देश की सामाजिक, राजनैतिक, भौगोलिक, सामरिक तमाम तरह की शक्तियों का विकास होता है। इसलिए हमारे यहाँ अर्थ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो उसमें अर्थ एक शब्द आता है। तो उसी अर्थ पर हम आज के इस वीडियो को फोकस कर रहे हैं। और किसी भी देश के अर्थ को जानने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को जानने के लिए जीडीपी एक पैमाना होता है। तो भारत की जीडीपी में विगत कुछ वर्षों में लगातार इजाफा होता रहा है, वृद्धि होती रही है और देश की अर्थव्यवस्था 5वीं और फिर 4थी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार कर गई है। तो उसका लेखा जोखा इस आलेख में प्रस्तुत किया गया है। इस आलेख के लेखक हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और मुझे ये आलेख, चूँकि अर्थ जगत से था, मेरा भी संबंध अर्थ से है, तो इसको मैंने पढ़ना उचित समझा। तो इस आलेख में इस बात पर फोकस किया जाएगा कि एक दशक में भारत की जीडीपी कैसे दुगनी हुई। दशक का मतलब 10 साल होता है, डिकेड जिसको कहते हैं। और जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसको क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं कि एक देश के अंतर्गत जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है एक वर्ष के अंतर्गत, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो भी प्रोडक्शन होता है उसको हम मॉनेटरी वैल्यू में जो अगर काउंट करते हैं तो मनी वैल्यू के रूप में होता है। जो प्रोडक्शन के रूप में काउंट करते हैं या उसको एक्सपेंडिचर के रूप में काम करते हैं। क्योंकि हमारे पास 3 मेथड होते हैं मेजर करने के: इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक सामान्यतः ये माना जाता है कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी इन अकाउंटिंग ईयर इज ए मेजरमेंट ऑफ जीडीपी। जो कुछ भी प्रोडक्शन होता है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, खैर वो मेरा विषय नहीं है, उस विषय पर अलग से बहुत सारे क्लास 12 के लेसन्स उस पर बने हुए हैं, वीडियोस बने हुए हैं। तो भारत ने अकल्पनीय उपलब्धि के साथ नए वित्त वर्ष में कदम रखा है। और गत दशक में, मतलब पिछले डिकेड में, देश की जीडीपी दुगनी हो गई है। और हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 में जब देश की कमान संभाली थी तब जीडीपी 2.1 खरब अमेरिकी डॉलर थी और वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 4.2 खरब अमेरिकी डॉलर हुई। और यहाँ ये भी ध्यान लेना है कि जीडीपी का बढ़ना ही केवल विकास का द्योतक नहीं है। इट इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। तो जीडीपी और वेलफेयर 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये नहीं मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जीडीपी बढ़ रही है तो वेलफेयर नहीं हो रहा है। मेरा ऐसा कोई प्रयास नहीं, क्योंकि 2-2.5 साल से कोरोना के बाद से ही लोगों को मुफ्त भोजन पानी की व्यवस्था सरकार ने की हुई है और बहुत सारा सरकार के ऊपर उसका लोड भी है। इसके बाद भी लगातार जो है अन्य जो है पीडीएस सिस्टम ने जितना बढ़िया काम किया है कोरोना काल में भारत में, उतना विश्व में कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई। और वो ये भी बात सही है कि भारत में सबसे अधिक गरीब भी हैं। खैर चलिए, तो आज हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि हाउ जीडीपी हैज़ बिकम डबल्ड। और इस आलेख को मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। यह सरकार की प्रगतिशील नीतियों और सुधारों के कार्यान्वयन का ही परिणाम है, जो विनिर्माण क्षेत्र, निर्यात और डिजिटलीकरण आगे बढ़ रहा है। साथ ही जीएसटी का कार्यान्वयन और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बुनियादी ढांचा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में पूंजीगत व्यय, कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है, पर अधिक जोर जैसे क्रांतिकारी सुधार आर्थिक वृद्धि ला रहे हैं। यदि हम देश के आर्थिक विकास को गति देने वाले प्रमुख कारकों का गहन अध्ययन करें तो निम्नलिखित उपलब्धियां सामने आती हैं। उच्च एमएसपी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और अन्य योजनाओं के रूप में सरकारी हस्तक्षेप से संचालित लचीली कृषि क्षेत्र, जिसने अनियमित जलवायु परिस्थितियों के बावजूद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया।
कॉर्पोरेट क्षेत्र का प्रदर्शन अत्यंत उत्साहजनक है, जिसने व्यवसाय विस्तार, एक ही व्यवसाय में निवेश, पिछड़े और अग्रिम एकीकरण, अन्य व्यवसायों में प्रवेश करके विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, और परिणामी रोजगार सृजन जैसे मानकों पर सकारात्मक प्रदर्शन किया। सरकार ने मेक इन इंडिया, इसका इम्पैक्ट डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा दिखाई दिया है। अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, युद्ध क्या, आतंकवाद के विरुद्ध जो कार्रवाई है, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें मेक इन इंडिया के द्वारा बनाए गए हथियार बहुत कारगर सिद्ध हुए और जो इंपोर्ट भी हुए उसका भी बहुत अच्छा असर रहा। PLI MSME ऋण जैसी नीतियों के माध्यम से व्यापार के लिए बेहद सुविधाजनक ढांचा तैयार कर उसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया। प्रत्यक्ष उपायों के माध्यम से समाज के निचले और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान से गरीबों के जीवन स्तर में सुधार हुआ और लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिली। डिजिटल प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग से नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन की लागत, भ्रष्टाचार और लीकेज में कमी आई है तथा पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। GST का प्रभावी क्रियान्वयन अघोषित आर्थिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में प्रमुख कारक है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक से अधिक आर्थिक गतिविधियों पर अंकुश लगा है और उन्हें संगठित अर्थव्यवस्था के दायरे में लाया जा रहा है। राजकोषीय अनुशासन और विवेकपूर्ण शासन लाने पर सरकार के फोकस ने पूंजीगत व्यय पर अधिकाधिक खर्च कर राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में मदद की है। सेवा क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था के विकास में भारी योगदान दिया है, जिसमें सेवाओं का निर्यात विकास के प्रमुख चालकों में से एक रहा है। मजबूत औद्योगिक और उपभोक्ता मांग के कारण लॉजिस्टिक्स और खुदरा क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। मोदी सरकार को विरासत में नाजुक अर्थव्यवस्था मिली थी। संपर्क के कार्यकाल के दौरान गलत लोगों को ऋण बांटा गया, जिससे बैंकों का NPA बढ़ता चला गया और उनकी हालत खराब हो गई। सुधारों का असर भारत और इसकी अर्थव्यवस्था पर वैश्विक स्तर पर बढ़ते भरोसे के रूप में दिखाई दिया। इसके परिणामस्वरूप भारी मात्रा में FDI प्रवाह हुआ, जिसमें देश में निवेश बढ़ा। अब यहाँ पर एक ग्राफ है, प्रति व्यक्ति आय लाखों रुपए में। तो प्रति व्यक्ति आय में जो इजाफा हुआ है 2014 के बाद का अगर हम डेटा देखें, 2014 और 2014 के बाद से लगातार ये एक पीरियड है जो 20-21, ये कोरोना काल का जो पीरियड है 20-21 का, यहाँ पर देखिए डाउनफॉल हुआ था। एंड अगेन हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ओके, ये एक अपने आप में सुखद संदेश है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स को मैं रिपीट करना चाहूँगा। GST का प्रभाव क्रियान्वयन अघोषित आर्थिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में प्रमुख कारक है। GST का प्रभाव, जिसके परिणामस्वरूप अधिक से अधिक आर्थिक गतिविधियों पर अंकुश लगा है, जिसको बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। आर्थिक गतिविधियों पर अंकुश लगने से GDP की साइज पर असर पड़ेगा और उन्हें संगठित अर्थव्यवस्था के दायरे में लाया जा रहा है। राजकोषीय अनुशासन, फिजिकल जो डिसिप्लिन है और विवेकपूर्ण शासन लाने पर सरकार के फोकस ने पूंजीगत व्यय पर अधिकाधिक खर्च कर राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में मदद की है। सेवा क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के विकास में भारी योगदान दिया है। सर्विस सेक्टर, जिसमें सेवाओं का निर्यात विकास के प्रमुख चालकों में से एक रहा है। मजबूत औद्योगिक और उपभोक्ता मांग के कारण लॉजिस्टिक्स और खुदरा क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। मोदी सरकार को विरासत में नाजुक अर्थव्यवस्था मिली थी। संपर्क के कार्यकाल के दौरान गलत लोगों को ऋण बांटा गया, जिससे बैंकों का NPA बढ़ता चला गया और उनकी हालत खराब हो गई थी। सुधारों का असर भारत और इसकी अर्थव्यवस्था पर वैश्विक स्तर पर बढ़ते भरोसे के रूप में दिखाई दिया। इसके परिणामस्वरूप भारी मात्रा में FDI प्रवाह हुआ, जिससे देश में निवेश बढ़ा। और फिर ये ग्राफ, भारतीय स्टेट बैंक SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार बेहतर नीति निर्माण और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से लाभों के बेहतर वितरण से प्रेरित होकर वित्तीय वर्ष 2024-25
वित्त वर्ष 25 में मौजूदा कीमतों पर भारत के प्रति व्यक्ति जीडीपी 2.35 लाख रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले 2 वित्तीय वर्षों में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 40,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत सरकार ने पिछले 1 दशक में बुनियादी ढांचे पर खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी, पीएम गतिशक्ति और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों जैसे पहलों से प्रेरित है। और अगर सही मायने में देखा है तो नितिन गडकरी जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिन्होंने जोर दिया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऑफ इंडिया कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। रोड रेवोल्यूशन उन्होंने जो भारत में किया तो बहुत ही काबिल तारीफ है। अच्छा, 10 वर्षों में बुनियादी ढांचे में क्षेत्रीय निवेश, 10 वर्षों में क्या परिवर्तन? परिवहन के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में देखिए 58 से 65 लाख करोड़ रुपए निवेश किया गया, इन्वेस्टमेंट। ऊर्जा क्षेत्र में, एनर्जी सेक्टर में 26 से 26 to 32 लाख करोड़ रुपए की राशि वृद्धि। शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट पर 1926 लाख करोड़, पानी और सफाई व्यवस्था पर 13 से 15 लाख करोड़ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 6 से 10 लाख करोड़। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना जोर दे रहे हैं। और इसी सेक्टर में चाइना ने बहुत पहले इस पर ध्यान दिया और आज वर्ल्ड पावर बन रहा है। उससे क्या होता है, इन सब चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट की वजह से निवेश भी हमारे पास आता है। अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में एक और कारक सहायक रहा है। पहली बात तो ये सहायक रहा है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी इन्वेस्टमेंट हुए, एक और कारक सहायक रहा है निर्यात में वृद्धि। वैश्विक कंपनियों के कई वैश्विक क्षमता केंद्रों की स्थापना के कारण कुल माल निर्यात में निर्मित वस्तुओं की हिस्सेदारी में वृद्धि और मूल्यवर्धित सेवाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ विदेशी व्यापार की संरचना में बदलाव आया है। इनसे न केवल शुद्ध निर्यात संतुलन को कम नकारात्मक बनाने में मदद मिली है, बल्कि चालू खाता करंट अकाउंट के संतुलन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद मिली है। भारत का कुल निर्यात अमेरिकी डॉलर अरब रुपए में अगर देखा जाए तो ये हमारा 2014 के समय में ये स्थिति थी और बीच में 19 से 20 ये सब कोरोना काल है ना, और इसके बाद देखिए लगातार वृद्धि हो रही है। कोरोना काल में डाउन हुआ था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा ब्लॉट हुआ था, बहुत बड़ा धक्का लगा था। चलिए, तो रिजर्व बैंक द्वारा सेवा क्षेत्र के लिए नवंबर 2024 में जारी आंकड़ों में भारत का कुल निर्यात वस्तुओं और सेवाओं के दिसंबर 2024 में 70.67 अरब अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष समान अवधि दिसंबर 2023 की तुलना में 0.92% की सकारात्मक वृद्धि दिखाई देती है। दिसंबर 2024 के लिए कुल आयात वस्तुओं और सेवाओं दोनों के 77.44 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। इसमें दिसंबर 2023 की तुलना में 6.40% की सकारात्मक वृद्धि हुई। इसी प्रकार भारत के कुल निर्यात के अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान 602.64 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। यह 6.03% की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान कुल आयात के 682.15 अरब डॉलर रहने का अनुमान है, जो 6.91% की वृद्धि दर्शाता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री के द्वारा अपने 10 वर्षों के शासन के कार्यकाल के दौरान देश के जीडीपी को दोगुना करने में सफल रहे। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना था कि जीडीपी को बढ़ाया जाए, उसको वो करने में कामयाब रहे और ये है ऐसे बढ़ रहा है भारत। तो 6.3% की वृद्धि के साथ संचयी एक्यूमुलेटेड जो हमारा जो एक्सपोर्ट है माल और सेवाओं का 6.264 अरब डॉलर होने का अनुमान अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान 568.36 अरब डॉलर था अप्रैल दिसंबर 2023 में। इसके बाद 321.71 अरब डॉलर रहा अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान माल निर्यात का संचयी मूल्य और 316.65 अरब डॉलर था अप्रैल दिसंबर 2023 के दौरान 1.6% की सकारात्मक वृद्धि। इस तरह गैर पेट्रोलियम ये तो चावल निर्यात में अगर देख लें पहले, तो चावल का जो निर्यात है 0.87 अमेरिकी डॉलर था
चावल का निर्यात दिसंबर 2023 में 1.43 अरब डॉलर पहुंचा, दिसंबर 2024 में 64.03% की वृद्धि हुई। ठीक है, कपड़ा हमको चावल वगैरह का निर्यात हम इसलिए करते हैं कि हमको फॉरेन एक्सचेंज मिले, जबकि हम जितना ही इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या इलेक्ट्रिकल आइटम्स या कंप्यूटर संबंधित आइटम्स या इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स वगैरह का सेकेंडरी सेक्टर के आइटम्स का एक्सपोर्ट करेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि फूड स्टॉक के लिए अच्छा है और इसकी कीमत भी अच्छी नहीं मिलती है, बहुत पेरिशेबल होता है, तो हमको बहुत अच्छा हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी का मामला बनता है कहीं ना कहीं। कपड़ा निर्यात 1.3 अरब डॉलर 1.3 अरब डॉलर था। सभी प्रकार के कपड़ा उद्योग निर्यात का RMG दिसंबर 2023 में 12.89% से बढ़कर 1.46 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया दिसंबर 2024 में। 0.4 अरब डॉलर था। सूती धागे, कपड़े के प्रकार, मेडअप, हैंडलूम उत्पाद आदि का निर्यात दिसंबर 2023 में 11.98% से बढ़कर 2024 में 1.05 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। इस तरह गैर पेट्रोलियम निर्यात को अगर देखा जाए, ठीक है, तो 5.05% की वृद्धि हुई थी। 3.09 अरब डॉलर मूल्य का गैर पेट्रोलियम निर्यात दिसंबर 2024 में यह 31.50 अरब डॉलर था दिसंबर 2023 में। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को अगर ध्यान से देखा जाए तो 35.15% की वृद्धि हुई है। 3.58 अरब डॉलर हुआ इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का निर्यात दिसंबर 2024 में और 2.65 अरब डॉलर से बढ़कर ये स्थिति बनी। इसी तरह इंजीनियरिंग उत्पाद में 8.35% की वृद्धि हुई, 10.84 अरब डॉलर हुआ। इंजीनियरिंग उत्पाद निर्यात दिसंबर 2024 में 10.01 अरब डॉलर था 2023 में, तो 2023 में 10.01 था और वो 2024 में 10.8 अरब, तो 8.35% वृद्धि हुई। और वाणिज्यिक व्यापार, कॉमर्शियल जो ट्रेड है हमारा 38.01 अरब डॉलर रहा वाणिज्यिक निर्यात दिसंबर 2024 के दौरान, और 2023 में था ये 38.39 अरब डॉलर था, जो कि 38 ये वृद्धि हुई हमारे रिमार्केबल है। तो इस तरीके से किस प्रकार ये सब जो स्टेप्स हैं, ये सब सारी जो हैं चीज़ें घटित हुई हैं और यही सब कारण है कि हमारा GDP जो डेवलप है। थैंक यू।